Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. So dear students, in this lecture we will discuss about impact of globalization in India कि globalization का हमारे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था WTO और WTO में जो हमने डिबेट किया था उसके बारे में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन के बाद MNC, फिर MNC से रिलेटेड फैक्टर्स हैं जिसने ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को और एनहेंस किया था, वो थे हमारे लिबरलाइजेशन, टेक्नोलॉजी। आफ्टर दैट हमने WTO के बारे में डिस्कस किया था। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारा वीडियो है ये एक तरह से कंक्लूजन वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पेक्ट पड़ा है हमारे इंडिया में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग होता है एक इकॉनमी दूसरी कंट्री के इकॉनमी के साथ इंटरेक्ट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन जब आया तो उससे क्या हुआ? कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ प्रोड्यूसर्स के बीच में। कैसे इंक्रीज़ हुआ? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से ट्रेड बैरियर्स कम हो गए थे। अब एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर रही है, एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाकर ट्रेड कर रही है, तो उसकी वजह से क्या हुआ? अब प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन क्रिएट हो गया, क्योंकि फॉरेन प्रोडक्ट्स भी आने शुरू हो गए और हमारे प्रोडक्ट्स से वो फॉरेन जाना शुरू हो गए। अब चीज़ें जो थी वो बहुत सारी हो गई थी, जिसकी वजह से हर प्रोड्यूसर चाहता था कि मैं अच्छी चीज़ बनाऊं और अच्छी क्वालिटी की चीज़ बनाऊं और उसको कम प्राइस से बेचूं। तो इसलिए प्रोड्यूसर्स में क्या हो गया? कंपटीशन क्रिएट हो गया। अब जो प्रोड्यूसर में कंपटीशन क्रिएट हुआ और वो चाहते थे कि हमारी चीज़ बेटर हो, तो उससे किसको एडवांटेज हुआ? तो स्टूडेंट्स, उससे एडवांटेज हुआ कंज्यूमर को भी एडवांटेज हुआ और प्रोड्यूसर और वर्कर्स को भी एडवांटेज हुआ। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कंज्यूमर को, कि कंज्यूमर को कैसे एडवांटेज हुआ। स्टूडेंट्स, कंज्यूमर को क्या एडवांटेज होगा? अब देखो, एक मार्केट में अगर कोई भी सामान है, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसको बेचने वाला सिर्फ एक ही पर्सन है, तो क्या होगा? आपको एक ही जगह से चीज़ खरीदनी पड़ेगी, जितने प्राइस की वो देगा उतने की परचेज़ करनी पड़ेगी और जैसे क्वालिटी देगा वैसे लेनी पड़ेगी। बट अगर एक मार्केट में उसकी जैसे 10 या 20 शॉप्स ओपन हो जाए, तो क्या हो जाएगा? आपके पास अगर एक से आपको पसंद नहीं आ रही तो आप दूसरी से ले सकते हैं, दूसरी से पसंद नहीं आ रही तो आप तीसरी से ले सकते हैं। तो मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास चॉइस जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। पहले हमारा ट्रेड होता था डोमेस्टिक लेवल पर, मतलब विद इन कंट्री, जो सामान बिक रहा है, जैसा बिक रहा है वैसे ही लेना पड़ता था। अब क्या हो गया है? बाहर की कंपनीज आके भी यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, वो भी अपना सामान यहाँ बेच रही हैं, जिससे कंज्यूमर के पास क्या हो गया? चॉइसेस ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, अब क्या है? चॉइस ज़्यादा हो जाएंगी, अब लोग, वैरायटी ऑफ थिंग्स हैं उनके पास, अब उनके पास बहुत सारी चीज़ों में से जो उनको चीज़ पसंद आएगी वो अपने लेवल की चीज़ पसंद कर सकते हैं। अब इम्प्रूव्ड भी हो जाएगी क्वालिटी, क्योंकि हर प्रोड्यूसर चाहेगा, हर प्रोड्यूसर ये चाहेगा मेरी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बिके, और उस प्रोड्यूसर की चीज़ ही ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगी जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो हर प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि मैं अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ करूँ ताकि नंबर ऑफ़ बायर्स, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो इम्प्रूव्ड क्वालिटी हो गई। थर्ड है लोअर प्राइजेस, क्योंकि जहाँ पर चीज़ का प्राइस हमें कम मिलेगा वहीं कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को परचेज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, ग्लोबलाइजेशन से कंज्यूमर को क्या एडवांटेज हुआ? कि उनको नंबर ऑफ़ थिंग्स में चॉइस करनी ज़्यादा मिल गई, ज़्यादा चीज़ें हो गई, तो उनकी चॉइसेस और ख़रीदने की कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी इससे, क्योंकि उनको बल्क में चीज़ें मिल रही हैं और गुड क्वालिटीज़ की मिल रही हैं। क्वालिटी इंप्रूव हो गई और प्राइस भी लोअर है। तो इससे क्या होगा? अब आप देखिए, एक पर्सन है, अगर उसको चीज़ें अच्छी मिलेगी, क्वालिटी इंक्रीज़ मिलेगी और लोअर प्राइसेस मिलेगी, तो वो उन चीज़ों को परचेज़ करेगा तो उसके पास उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जैसे LED है, ACs हैं, और आपके पास कार है, अगर ये हमें चीप रेट में मिलती है, अच्छी क्वालिटी में मिलती है, तो हम लोग इनको परचेज़ करेंगे। अगर इन चीज़ों को हम परचेज़ करते हैं तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो हुआ हमें फ़ायदा, किसको हुआ? एज अ कंज्यूमर। ठीक है, हमें फ़ायदा हुआ। अब देखते हैं प्रोड्यूसर और वर्कर्स को क्या फ़ायदा होता है। अमंग प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म। अब कहते हैं कि जो प्रोड्यूसर हैं और वर्कर्स हैं उनको जो फ़ायदा हुआ वो एक जैसा नहीं हुआ, क्योंकि अब देखिए ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि हम
ग्लोबलाइजेशन के प्लस पॉइंट्स को देख रहे हैं और नेगेटिव को नहीं देखेंगे। हम दोनों पॉइंट्स को देखेंगे कि एडवांटेज क्या हुआ और उसको डिसएडवांटेज क्या हुआ। अभी मैं इसमें आपको वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स के थोड़े से एडवांटेजेस के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम होता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, या व्हाट इज़ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कंज्यूमर, या व्हाट इज़ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स। तो स्टार्ट करते हैं। एमएनसी हैव इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब देखिए, जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ट्रेड बैरियर्स हट गए हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हमारे इंडिया में आके क्या कर रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं, जिससे हमारी कंट्री को फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल रही है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलेगी, अब जब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो कंट्रीज़ यहाँ पर आके क्या करेंगी, अपनी कंपनीज एस्टैब्लिश करेंगी, अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाएंगी। अगर वो इंडस्ट्रीज़ लगाती हैं तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी, तो बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा। तो एमएनसी हैव इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। जब एमएनसी ने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ की तो उससे क्या मिला, लोगों को काम मिला, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो गई। अब एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो लोकल कंपनीज़ हैं वो भी प्रॉस्पर हुई हैं। वो कैसे प्रॉस्पर हुई हैं? पहले जो हमारी लोकल कंपनीज़ थी वो रॉ मटेरियल किसके लिए बना रही थी, सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर, सिर्फ अपनी कंट्री के लिए। अब बाहर से जो कंपनीज़ यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है, अब उन्हें भी चाहिए, वो उनके लिए भी रॉ मटेरियल उन्हें भी प्रोवाइड करेंगी, तो इससे लोकल कंपनीज़ क्या हो जाएगी, प्रॉस्पर हो जाएगी। अगर हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें, मान लो हम क्लोथ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले जो क्लोथ रॉ मटेरियल है विद इन कंट्री प्रोवाइड करा रहे थे, अब वो रॉ मटेरियल, क्लोथ का जो रॉ मटेरियल है वो किसके, अब मान लो क्लोथ बनाना है तो उसके लिए डाई चाहिए, डाई कौन बना रहा है, इंडिया बना रहा है। तो अब डाई वाला मटेरियल है पहले डोमेस्टिक लेवल पे ही इंडिया में सर्कुलेट होता था। अब फॉरेन की कंपनी यहाँ आ गई है, अब वो डाई किसको बना के देगी, फॉरेन की कंपनी को भी बना के देगी। तो अब जो लोकल प्रोड्यूसर था उसका जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन की कंपनीज के लिए भी जा रहा है, जो एमएनसीज आई हैं यहाँ भी जा रहा है, आउट ऑफ कंट्री भी जा रहा है। तो उससे क्या हुआ, लोकल कंपनी को बल्क में काम मिल गया। अब वो रॉ मटेरियल जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज को, जो एमएनसीज हैं, फॉरेन की कंपनीज हैं, उनको भी प्रोवाइड करी है, जिससे वो क्या हो गई हैं, प्रॉस्पर हो गई हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। आगे देखिए, अब टॉप इंडियन कंपनीज में मैं एक एग्जांपल आपको कनेक्ट करूँगी, महिंद्रा वाला, महिंद्रा एंड महिंद्रा वाला। आपने देखा था उसमें महिंद्रा और महिंद्रा लोकल कंपनी थी हमारी इंडिया की, टॉप इंडियन कंपनी हम बोल सकते हैं। तो उस टाइम पर कौन सी, फोर्ड की कंपनी हमारी इंडिया के साथ कोलैबोरेट हुई। तो उससे क्या हुआ, जब फॉरेन कंपनी आई थी यहाँ पर फोर्ड वाली, तो वो अपने साथ 1700 करोड़ रुपीज़ लेके आई थी, जो हमारी कंट्री में क्या हुआ, उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो हमारी कंट्री के लिए क्या हो गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई। अब अगर बात की जाए, उससे पहले जो महिंद्रा और महिंद्रा कंपनी थी उसके पास 1700 करोड़ रुपया नहीं था, वो अरेंज नहीं कर पा रही थी। और जैसे ही फोर्ड कंपनी आई तो उसको 1700 करोड़ रुपीज़ मिल गए। तो उससे क्या हुआ, उस कंट्री की डेवलपमेंट हुई। तो अब जब टॉप इंडियन कंपनीज आती हैं तो वो अपने साथ न्यू टेक्नोलॉजीज़ लेके आती हैं, न्यू मेथड्स लेके आती हैं, क्योंकि अगर हम बाहर कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी को हम जज करते हैं, किस टेक्नोलॉजी से वो चीज़ें बना रहे हैं, किस प्रोडक्शन मेथड से वो चीज़ें बना रहे हैं। तो वही चीज़ हम अपनी कंट्री में भी इम्प्लीमेंट करते हैं, वही टेक्नोलॉजी, वही प्रोडक्शन प्रोसेसेस अपनी कंट्री में भी फॉलो करते हैं, जिससे हमारी कंट्री भी प्रॉस्पर होती है, हमारी कंट्री में भी एनहेंसमेंट होती है। तो टॉप इंडियन कंपनीज आई, इन्वेस्टेड हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन मेथड के बारे में हमने जाना कि, और अब टॉप इंडियन कंपनीज के साथ फॉरेन की कंपनी क्या किया, कोलैबोरेट किया। तो उससे भी हमें क्या फ़ायदा हुआ है, अब हमारा प्रोडक्ट विद इन इंडिया नहीं बिक रहा, हमारा प्रोडक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड बिक रहा है, दूसरी कंट्रीज़ में जा रहा है, जिससे फॉरेन कंपनी से हमारी कंट्री को क्या हुआ, फ़ायदा हुआ है। जैसे महिंद्रा और महिंद्रा कंपनी को फ़ायदा होता फोर्ड की वजह से। पहले लोकल लेवल पे उसके प्रोडक्ट कम बिकते थे, उसकी कारें कम बिकती थी, और अब उसकी कारें इंडिया में भी बिक रही हैं और बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ में भी बिक रही हैं। तो कोलैबोरेशन से इंडिया की कंपनी को भी फ़ायदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ enabled some large Indian companies to emerge as multinational companies। अब देखिए, बाहर की जो कंपनी यहाँ पर आ रही है, ठीक है, वो यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी की तरह वर्क कर रही है। अब इन द सेम वे हमारी भी जो कुछ कंपनीज हैं वो इंडिया में उनका हेडक्वार्टर है और उनकी ब्रांचेस दूसरी कंट्रीज़ में भी हैं। तो हमारी कंट्री की जो कंपनीज हैं वो भी क्या बन गई हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे टाटा मोटर्स,
ऑटोमोबाइल्स की है, उसका हेडक्वार्टर हमारी कंट्री में इंडिया कंपनी है, इंडिया की कंपनी है जो मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है, जो दूसरी दूसरी कंट्री में वर्क कर रही है, जो दूसरी दूसरी कंट्रीज़ में प्रोसेसिंग कर रही है, अपने प्रोडक्ट को बेच रही है, जिसने अपनी ब्रांचेस, अपनी इंडस्ट्रीज दूसरी कंट्रीज़ में भी ओपन की है। इन्फोसिस जो आईटी सेक्टर है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। रैनबैक्सी जो मेडिसिन से रिलेटेड है। स्टूडेंट, आपका ये मनमा का क्वेश्चन भी आता है, नेम सम इंडियन एमएनसी कंपनीज, मतलब कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया की हैं और जिसको ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस से फ़ायदा हुआ है, जो आज के टाइम में मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। तो आप उसमें कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज गोट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट देयर सर्विसेज टू डेवलप कंट्रीज। अब हमारी जो कंट्रीज़ में, हमारी जो कंट्री में कंपनीज हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और वो सर्विसेज जो हैं वो एक्सपोर्ट करती हैं डेवलप कंट्रीज़ को। अब मैंने पीछे वाले वीडियोज़ में भी बताया था कि हमारे यहाँ पर डाटा एंट्री का काम है या अकाउंटिंग का काम है, वो जो काम है हमारे यहाँ पर चीप रेट पर होता है। तो हमारी जो कंट्री है वो दूसरी कंट्रीज़ को ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है। मैं आपको एक और पॉइंट भी बता दूं कि हमारी कंट्री सबसे ज़्यादा फॉरेन इनकम कहाँ से जनरेट करती है? आईटी सेक्टर से। आईटी सेक्टर से कैसे जनरेट करती है? क्योंकि हमारी कंपनी में हमारी जो कंट्री है उसमें जो आईटी सेक्टर है वो चीप रेट पर सर्विसेज प्रोवाइड करता है दूसरी कंट्रीज़ को। क्योंकि आपने देखा है हमारे जो इंडियन वर्कर्स हैं वो काफ़ी एफिशिएंट है काम करने में, वो ये वाले काम बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। और यहाँ पर डाटा एंट्री का काम, जो नेटवर्क है, जो उसकी कॉस्ट पड़ती है वो काफ़ी कम पड़ती है। इसलिए दूसरी कंट्री, जैसे मान लो अगर मैं यूएसए का एग्जांपल ले रही हूँ, यूएस की कंपनी जो है वो सारा प्रोसेस अपनी कंपनी में कराती है, सारा प्रोडक्शन अपनी कंपनी में कराती है और डाटा एंट्री का काम किसको दे देती है? हमारी इंडिया की एक कंपनी को चूज़ करती है जो यहाँ पर डाटा एंट्री का काम करता है और ये अकाउंटिंग का काम करता है, वो सारा फॉरेन कंपनी को करके वो देती है। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ें कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनको अब अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपनी सर्विसेज डेवलप कंट्रीज़ को क्या कर सके? एक्सपोर्ट कर सके। अब कौन कौन सी सर्विसेज हैं? डाटा एंट्री है, अकाउंटिंग करना, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करना, इंजीनियरिंग करना, ये सारी सर्विसेज हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं? फॉरेन में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सर्विसेज चीप रेट पर प्रोवाइड की जाती है और बाहर की कंट्रीज़ में ये सर्विसेज काफ़ी महंगी है। तो दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय इंडिया टू द डेवलप कंट्री एट द चीपर रेट। तो ये जो सर्विसेज है वो चीप रेट पर प्रोवाइड की जाती है। तो ग्लोबलाइजेशन से हमारी कंट्री को क्या फ़ायदा हुआ? ग्लोबलाइजेशन से हमारी कंट्री को क्या ये फ़ायदा हुआ कि अब हम आईटी सेक्टर के थ्रू बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन मनी अर्न कर सकते हैं, जिससे हमारी कंट्री में फॉरेन मनी आएगा और हमारी कंट्री भी क्या होगी? प्रॉस्पर होगी। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैंने आपको बताया पॉजिटिव इम्पैक्ट बताए हैं मैंने ग्लोबलाइजेशन के, जिससे कंज्यूमर को क्या फ़ायदा हुआ है कि उनको ग्रेटर चॉइस मिल गई है, इम्प्रूव क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिले हैं, लोअर प्राइजेस मिले हैं और उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो गया? हाई हो गया, क्योंकि अब वो चीप रेट पर बहुत सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। और प्रोड्यूसर और वर्कर्स को क्या फ़ायदा हुआ? उनको एम्प्लॉयमेंट मिली है। लोकल कंपनीज जो है अब रॉ मटेरियल फॉरेन कंपनीज के लिए भी बनाती हैं और टॉप इंडियन कंपनी अब उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकते हैं। कोलैबोरेशन से वो एक कंट्री के बजाय बहुत सारी कंट्री में वर्क कर सकती हैं। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी भी कुछ कंपनी हैं जो अब मल्टीनेशनल कंपनीज में कन्वर्ट हो गई हैं और हम मनी अर्न कर सकते हैं अपने कौन से सेक्टर के थ्रू? सर्विस सेक्टर के थ्रू। तो ये था हमारे एडवांटेजेस किसके? ग्लोबलाइजेशन के। तो आप देखते हैं स्टूडेंट्स, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर पॉजिटिव है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे। इस लेक्चर में हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़े हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्लोबलाइजेशन के, सेकेंड वीडियो होगी वो हमारी ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट की, उसमें हम इसके पढ़ेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट। थैंक यू।